बच्चों, इससे पहले हम सेकेंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम सीड्स को सो करते हैं। अब थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है एडिंग द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंसेस हैं। मैन्योर एक केमिकल सब्सटेंस है, फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। जबकि मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इसको हम प्लांट्स के प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलता है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री से बनते हैं और मैन्योर्स को हम फील्ड्स में बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स कभी भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो वाटर को रिटेन करता है, वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, जबकि मैन्योर्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारा मैन्योर होता है। फर्टिलाइजर्स में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जबकि मैन्योर्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं, बाकी ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है। फर्टिलाइज़र से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है और मैन्योर से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। फर्टिलाइज़र से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जैसे नाइट्रोजन है, यदि पानी के साथ बह करके किसी पॉन्ड में चला जाता है तो पॉन्ड में वहाँ पर दूसरे प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो ऑक्सीजन खींच लेते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। मैन्योर्स में कोई भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है। वाटर, जब हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करते हैं तो हमें वाटर सप्लाई तुरंत देना पड़ता है, अदरवाइज प्लांट्स की डेथ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए। लेकिन यदि हम मैन्योर्स खेत में डाल रहे हैं क्रॉप फील्ड के ऊपर तो वहाँ पर हमें वाटर देने की एकदम से ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, सुपर फॉस्फेट एंड मैन्योर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स की से बेटर होते हैं और इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है ह्यूमस के कारण। ये सॉइल को पोरस या छेद जैसे पोरस होल वगैरह ज़्यादा बन जाते हैं, जैसे एयर उसमें चली जाती है और गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं और उसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो कर सकते हैं। इरिगेशन मीन्स हम क्रॉप फील्ड को पानी देते हैं और सोर्सेस इरिगेशन है वाटर। यहाँ से हमें वाटर वेल, डैम्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स वगैरह से यहाँ से वाटर मिलता है। टाइम ऑफ इरिगेशन वो टाइम है जब हमें क्रॉप फील्ड को वाटर देना चाहिए और वाटर देने के लिए जब टाइम है वो पर्टिकुलरली जब सीड जर्मिनेशन होते हैं उसमें वाटर हम सप्लाई करते हैं। दूसरा, जब उसमें टिलरिंग होती है या उसमें ब्रांचेस निकलती हैं उस समय। नंबर 3, जब उसमें फ्लावरिंग होती है क्रॉप फील्ड में, क्रॉप्स में। और चौथा, जब सीड्स बनते हैं। इन 4 टाइम पर वाटर सप्लाई या इरिगेशन बहुत ज़रूरी। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसमें कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो हम सालों से बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। मोड, चेन पंप देख लिए, राहत एक्सेट्रा। उसमें जब पानी बहुत होता था, अब तो बारिश कम होती है, इसलिए हमारे पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। इसमें वाटर का हम कंजर्व करते हैं, वाटर कम यूज़ करते हैं और प्लांट्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें वाटर की सप्लाई जो है पाइप्स के थ्रू की जाती है, किसी नाली नहर के थ्रू नहीं करते हैं। तो इसमें 2 सिस्टम हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर सप्लाई होता है और पाइप के थ्रू, और ये वाटर को स्प्रिंकल करता है प्लांट्स के ऊपर। ड्रिप सिस्टम में वाटर डायरेक्टली जो है रूट के पास पहुंचता है और वहीं पर ड्रॉप से रूट्स तक वाटर पहुंचता है। इन दोनों मेथड में वाटर
वेस्ट नहीं होता है, मीन्स कंजर्व होता है। ये ओल्ड मेथड्स हैं, मोट मेथड, चेन पंप मेथड, राहत, डेकलिंग। और स्प्रिंकलर सिस्टम में ये वाटर स्प्रिंकल हो रहा है, उसके ऊपर ये ड्रिप इरिगेशन है, रूट के पास डायरेक्ट वाटर सप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स वो प्लांट्स हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वो प्लांट जो है क्रॉप के साथ compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं, वो वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। जो भी हम वाटर सप्लाई करेंगे क्रॉप को, वो ये प्लांट्स अनवांटेड प्लांट्स ले लेते हैं, तो इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीड जो है वो अनवांटेड प्लांट है, उनका रिमूवल जो मेथड है उसको हम कहते हैं वीडिंग। और वीडिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, हम हाथ से भी इनको रिमूव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मैनुअली बाय हैंड्स, या फिर खुरपी से या हैरो से, और या फिर वीडिसाइड से। वीडिसाइड एक केमिकल है जिससे हम वीड्स को किल कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है 2,4-D, और 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जो वीड्स होते हैं, जो एग्ज़ाम में वीड्स की डेफिनेशन आती है, तो वीड की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड द वीड्स। या फिर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ वीडिंग, द रिमूवल ऑफ द वीड इज़ कॉल्ड द वीडिंग। ठीक है। हार्वेस्टिंग, हम प्लांट्स की कटिंग करते हैं जब वो मैच्योर हो जाता है, लेकिन मैच्योर कैसे मालूम पड़ेगा कि मैच्योर हो गया? इसके लिए हम देखते हैं कि जो भी प्लांट मैच्योर होता है वो गोल्डन येलो कलर का हो जाता है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो हम उसको सिकल से या हार्वेस्टर से कट कर देते हैं। उसके बाद सीड्स को हटाते हैं प्लांट से, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। ये आप 6th में पढ़ चुके हैं। विनोइंग भी आप 6th में पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द सेपरेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन छूट गया है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क एंड चैफ बाय यूजिंग द विंड इज कॉल्ड द विनोइंग। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक ही मशीन से किया जा सकता है, जिसको हम कंबाइन कहते हैं। सीड्स को हम स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज करने के लिए उसमें से जो वाटर होता है, वाटर उसको रिमूव करना पड़ता है, और उसको सन ड्राई करते हैं सीड्स को हम। तो सीड्स को अच्छी तरह से सुखा लेते हैं सन में, सन रेज में, और उससे मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना मॉइस्चर कंटेंट सीड का कम हो गया? तो इसके लिए जैसे गेहूँ हमने सुखाया, तो सुखाने कितना सूखा नहीं सूखा, ये हम इस प्रकार करते हैं कि उस सीड को हम दांतों के नीचे रखेंगे एंड विल क्रश इट। जब हम उसको क्रश करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस ए क्रैकलिंग साउंड, और क्रैकलिंग साउंड आने पर ही हमको मालूम हो जाएगा कि वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, सूख गया है, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया। यदि मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उसमें पेस्ट और इंसेक्ट्स उसको डैमेज कर देते हैं, सीड्स खराब हो जाते हैं। जूट बैग्स इनको हम स्टोर करते हैं जूट बैग्स में, सिलोज में, ग्रैनरीज में। हम ये तो अभी तक तो जो हमने पढ़ा है वो प्लांट्स से हमें जो ग्रेन्स मिलते हैं या फूड मिलता है उसके बारे में। अब एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, जैसे मिल्क, मीट, एग, हनी एट्सेट्रा। और हम इसके प्रोडक्शन के लिए, इन सारे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए एनिमल्स को रियर करते हैं, मीन्स एनिमल्स को हम पालते हैं, रखते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन कभी पूछी जाती है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। एक बड़ा वो है मेथड है, और इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फीडिंग। तो हर एनिमल को डिफरेंट टाइप का फीड चाहिए होता है। छोटे एनिमल्स को अलग चाहिए होता है, बड़े एनिमल्स को अलग चाहिए होता है, काऊ को अलग, हेन को अलग, पिग को अलग, हर एक एनिमल्स को अलग अलग फीड हमें देना पड़ता है। हीटिंग मीन्स उनको शेल्टर, कहाँ पर वो रह रहे हैं, एयरी है नहीं है, साफ़ सफाई उसमें है नहीं है, और वो दूसरे एनिमल से प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, तो ये सब हीडिंग में आता है। उसके बाद
हम एनिमल्स को डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। यदि कोई एनिमल बीमार हो गया तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एनिमल सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़, तो वो खाना खाना बंद कर देता है, उसके मुंह से पानी निकलता है, आंखों से भी पानी निकल सकता है, एंड द एनिमल बिकम वेरी लेजी। तो ऐसे एनिमल को हम और एनिमल से सेपरेट करते हैं ताकि एक एनिमल से डिजीज़ दूसरे एनिमल में नहीं पहुँचे। लास्ट एस्पेक्ट है ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अच्छे एनिमल्स को ही उनका मेंटेनेंस करते हैं और जो बेकार एनिमल्स होते हैं उनको हटा देते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीडिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड एक टेस्ट आपको शनिवार को दिया जाएगा, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके तैयार रहे ताकि शनिवार को एक गूगल फॉर्म के रूप में आपको एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।